ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों, भोज मुक्त विश्वविद्यालय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर साधना सिंह बिसेन आज बीए समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि समाज की मूलभूत अवधारणाएं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी की इकाई प्रथम पर चर्चा करूंगी, जिसका विषय है व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध। जैसा कि इस इकाई के आप शीर्षक से समझ सकते हैं, व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध के बारे में जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से पहले हम व्यक्ति की बात करेंगे, फिर समाज की बात करेंगे, फिर उनकी आपस में जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, उसकी बात करेंगे। तो जब भी हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति की बात करते समय हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका अपने आसपास के परिवेश में किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले हम इस जो बात बताना चाहते हैं वो है कि मनुष्य किस अर्थ में सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य यानी व्यक्ति किस अर्थ में सामाजिक प्राणी है, यानी उसका समाज से कितना लेना देना है, समाज पर उसकी निर्भरता कितनी है और समाज पर निर्भरता के साथ साथ समाज उस पर किस प्रकार निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज बनता है किससे? व्यक्तियों के समूह से। तो जो सामाजिक हमारा ताना बाना है, उस ताने बाने में मनुष्य किस प्रकार अपनी जो भूमिका है वो अदा करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को समाज पर निर्भर रहना पड़ता है, इसी प्रकार समाज को मनुष्य पर निर्भर रहना होता है। जो आज हम मनुष्य के रूप में इतनी उन्नत अवस्था देख रहे हैं, वो मात्र उसका अपना जो योगदान है वो तो है ही है, लेकिन सामाजिक जो परिवेश है, समाज के जो विभिन्न घटक हैं, उनके योगदान के बिना ये संभव नहीं है। यानी अगर हम ये बात करें कि किसी व्यक्ति को अगर हम अकेला छोड़ दें और तब आप देखिए कि किस प्रकार उसका विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का, तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की सामाजिक अंतरक्रिया का कोई अनुभव न होने के कारण वो बिल्कुल पशु समान ही व्यवहार करेगा। जैसा कि हमने भारत में और दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण देखे हैं, जहाँ किसी छोटे बच्चे को या इवन बड़े व्यक्ति को अलम जंगल में छोड़ दिया गया और तब देखा गया कि जब वर्षों बाद उससे सामना हुआ बाकी समाज का, तो वो पूरी तरह से एक पशु के समान व्यवहार कर रहा था। तो पशु के समान व्यवहार करने में उसके साथ जितने भी पशु थे उस जंगल में, वो उन्हीं की तरह आप उसी तरह की आवाज़ निकालता था, उन्हीं की तरह वो खाना खाता था, कच्चे मांस खाने की उसकी आदत पड़ गई। इस प्रकार के कई उदाहरण अगर हम भारत की बात करें, तो रामू का एक उदाहरण आता है, अमला और कमला नाम की 2 बहनों का उदाहरण आता है, जो इस प्रकार के इस बात का द्योतक हैं कि किसी भी मनुष्य को अगर उसके समाज से अलग कर दिया जाए, तो उसका जो विकास होगा, वो मनुष्य की तरह नहीं होगा और कहीं न कहीं उसमें पशुता रहेगी। आप जानते हैं, मनुष्य भी उच्चतम स्तर का पशु है। पशु तो वो है, लेकिन उच्चतम स्तर का पशु इसलिए है क्योंकि उसका जो सामाजिक ताना-बाना है, उसी के कारण ही वो एक उन्नत अवस्था में आ पहुँचा है और जिसके कारण हम कह सकते हैं बड़े गर्व से कि मनुष्य जो है सर्वोच्च पशु है। दूसरा जो विचारणीय बिंदु है वो है समाज की व्यक्ति को क्या देन है। तो समाज व्यक्ति को बहुत कुछ देता है, वो एक परिवेश प्रदान करता है, इसके अलावा उसे उत्तरदायित्व देने का कार्य करता है, एक व्यक्ति को एक इंसान होने का एक भाव देता है कि उसे इंसानियत दर्शानी है, समाज में रह के अपना स्थान प्राप्त करना है, समाज को भी उसे कुछ न कुछ देना है अपनी योग्यता अनुसार।
और तीसरा जो विचारणीय प्रश्न है, व्यक्ति की समाज पर निर्भरता के क्या आधार हैं? तो व्यक्ति अगर समाज पर निर्भर है, तो उसका क्या आधार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में आप इन 3 बिंदुओं पर अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे कि मनुष्य किस अर्थ में सामाजिक प्राणी है, समाज की व्यक्ति को क्या देन है और व्यक्ति की समाज पर निर्भरता के आधार क्या हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रामू, अमला और कमला, ये जो 2 बहनें थीं और रामू नाम का जो एक लड़का था, ये भारत का सबसे ज़्यादा चर्चित उदाहरण है। रामू नाम का एक बच्चा 1954 में 1954 में जंगल में मिला, तो उसके जो हाव-भाव थे, वो पूरी तरह से भेड़िए की तरह थे, क्योंकि भेड़िए की मांद में वो मिला था और वो उसका मुँह चौड़ा हो गया था क्योंकि वो भेड़िए की तरह ही कच्चा मांस खाने का आदी हो गया था। चूँकि आस-पास के जानवर कच्चा मांस खाते थे, तो उसने भी खाया। उसको सब्ज़ी खाने का कहीं कोई अनुभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों के साथ नहीं था। तो जब भी हम ये बात देखते हैं बाद में लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में जब उसको लाया गया, तो देखा गया कि वो तो पूरी तरह से भेड़िए की तरह ही व्यवहार कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जब उसको उस हॉस्पिटल में रखा गया तो नर्सों के साथ जो उसकी पूरे समय सेवा शुश्रूषा करती थीं, तो उनके साथ थोड़ा एक सामाजिक संबंध उसका विकसित हुआ था। थोड़ा वो रिएक्ट करता था, थोड़ा-थोड़ा बोलता था अस्पष्ट और इनकोहेरेंट सी लैंग्वेज में। उसके बाद जब उसे सब्ज़ी खिलाई गई, तो उसने धीरे-धीरे सब्ज़ी भी खानी शुरू की क्योंकि उसने पकी हुई सब्ज़ी तो कभी खाई ही नहीं थी। सब्ज़ी खानी शुरू की, लेकिन चूँकि वर्षों से वो जंगल में रहा, उस सामाजिक परिवेश में रहा जो जंगल का सामाजिक परिवेश था, इस वजह से वो एडैप्ट नहीं कर पाया अपने आप को और असमय उसकी मृत्यु हो गई। ठीक ऐसा ही उदाहरण अमला और कमला नाम की 2 बहनों का भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है, भले हम इस बात को डायरेक्टली ना स्वीकार करें कि समाज हमारे लिए क्या करता है, मगर देखा जाए तो समाज हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और जहाँ तक समाज की बात है, तो समाज बना ही मनुष्यों से है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य अपने उच्चतम स्तर पे अगर हर प्रकार से, चाहे वो उसका कार्य हो, चाहे उसका व्यवहार हो, चाहे उसका योगदान हो समाज में, इन तीनों का जो एक संयुक्त प्रभाव पड़ता है, वो समाज की क्वालिटी को सुधारता है। यानी समाज की जो उच्चता है, वो निखर कर आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य उच्चतम स्तर पे व्यवहार करता है, तो हमारा समाज भी उसी के अनुसार उच्च स्तर का बनेगा। अब एक जो प्रश्न है कि हाउ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है? तो उसके 2 आधार होते हैं। एक तो उसका प्राणिशास्त्रीय आधार है, दूसरा उसका सामाजिक आधार है। प्राणिशास्त्रीय आधार में हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य पैदा हुआ, तो उसके जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो प्राणिशास्त्रीय जो उसके तत्व हैं उसके शरीर में, वो बिल्कुल अगर मनुष्य है तो मनुष्य की तरह रहेगा। लेकिन साथ में आपने देखा होगा हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग होता है। तो ये जो अलग होने का जो एस्पेक्ट है वो हमारे समाजीकरण पर निर्भर करता है, जिसको हम इंग्लिश में सोशलाइज़ेशन कहते हैं, जो हमारी समाज की व्यक्ति को सबसे बड़ी देन है। वस्तुतः देखा जाए तो समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण और एवरलास्टिंग प्रक्रिया है, यानी एक जन्म से मरण तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज व्यक्ति को देता है और प्रतिदिन व्यक्ति समाज से कुछ न कुछ सीखता है, समाज के विभिन्न तत्वों से वो कुछ न कुछ इम्बाइब करता है, कुछ न कुछ इनोलेट करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति समाज पर निर्भर है। कोई व्यक्ति कैसा है, ये हमारा समाज काफ़ी हद तक उसमें उत्तरदायी होता है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उत्तरदायी होता है। कई बार व्यक्ति की अपने ट्रेट्स होते हैं जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं, लेकिन समाज का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो द्वितीय विचारणीय प्रश्न है कि व्यक्ति को समाज की क्या देन है? अब ये तो हमने बात की कि समाज व्यक्ति को क्या देता है, अब हम बात करेंगे कि व्यक्ति समाज को क्या देता है। वास्तवतः देखा जाए कि जो हमारा कल्चरल पैटर्न है या कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो समाज का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो समाज व्यक्ति को देता है।
कोई व्यक्ति अगर किसी समाज में रह रहा है तो किस कल्चरल पैटर्न या किस सांस्कृतिक प्रतिमान को वो फॉलो कर रहा है, ये वो उस पर्टिकुलर समाज द्वारा दिया जाता है। उसी के आधार पर किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन की बात नहीं है। व्यक्ति अपने आसपास के कल्चरल पैटर्न से प्रभावित होता है और उसी के अनुसार उसके चरित्र का निर्माण होता है। अब व्यक्तित्व का विकास इसका दूसरा एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उसके बाहरी जो उसका जो रंग रूप है या उसकी जो बॉडी शेप है, इनसे नहीं पता लगता। वास्तव में वो एस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन साथ में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी मनोदशा है, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अविभाज्य और बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, खास तौर से व्यक्ति की सोच। क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में सोच से बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पे। आप देखिए, अगर सोच सही है, सोच बहुत दूरदर्शी है, रैशनल है, तार्किक है, तो अपने आप समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और हमारे जो आसपास का परिवेश है या हम कह सकते हैं जो समाज का जो निर्माण होता है, अच्छी सोच के व्यक्तियों की जो मनोदशा है या जो उनकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, उससे वो पर्टिकुलर समाज या वो परिवेश बेहतर ही होता है। तो व्यक्तित्व एक बहुत ही बहुआयामी एस्पेक्ट है हमारे समाजशास्त्र का। कह सकते हैं केवल उसके बाहरी उससे नहीं पता कर सकते कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। अब किसी व्यक्ति का जो स्व है यानी सेल्फ है, वो उसका विकास समाज के द्वारा ही होता है। तो समाज किस प्रकार व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो कुछ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल ट्रेड्स को विकसित करे, ये हमें समाज ही देता है। और अंत में हम बात करेंगे समाजीकरण की, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम समाज में बचपन से लेके या हम कहें जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते हैं। रोज हम ये देखते हैं कि कैसे समाज परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार की थॉट प्रोसेस समाज में पहले थी, आज हैं, उससे अप्रभावित नहीं होता है व्यक्ति। ये बात अलग है कि उसके जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उसको डिस्टिंक्ट यानी अद्वितीय तो बनाते हैं, लेकिन समाज में रह के हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, हमारा व्यवहार आप देखिए हमारे वर्क प्लेस पे अलग होता है, हमारी फैमिली में अलग होता है। हम जब अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो हमारा जो बोलने का तरीका है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम एक फॉर्मल किसी उसमें बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो हमारा जो तरीका होगा बात करने का वो पूरी तरह से फॉर्मल होगा। कहने का तात्पर्य ये चीजें हमें समाजीकरण द्वारा ही सीखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की बचपन में आसपास के घरों में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी बोलना नहीं सीख रहे होते हैं, पूरी तरह से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे को देख के जो जेस्चर्स हैं, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी जो मौद्रिक जो उनकी अभिव्यक्ति है, उससे देख के लगता है कि वो निश्चित रूप से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, इन चीज़ों से व्यक्ति जो छोटा बच्चा इस उदाहरण में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसी प्रकार का सोशलाइजेशन वो बचपन से शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा कई बार परिवेश का इतना अंतर पड़ता है जिसको हम समाजीकरण कहते हैं। एक ही परिवार के 2 बच्चे अलग-अलग अगर सोसाइटी में रहने लगे, तो उनका जो समाजीकरण का जो अंतर है, समाजीकरण का जो वितरण है, उसकी वजह से उसके पर्सनैलिटी में भी अंतर आता है। एक स्टूडेंट अगर गाँव में रह रहा है, मान लीजिए ग्रामीण परिवेश में रह रहा है या किसी ट्राइबल एरिया में रह रहा है, तो उसका जो विकास होगा, वहाँ के परिवेश के अनुसार होगा। कोई बच्चा अगर मेट्रो में रह रहा है, उसका जो समाजीकरण है, उसके आस-पास का जो परिवेश है, वो अलग प्रकार का है, तो उसका जो व्यक्तित्व उभर कर आएगा सामने, वो अलग होगा। इसी प्रकार कोई विदेश में रह रहा है, तो निश्चित रूप से जिस जिस भी कॉन्टिनेंट में, जिस भी कंट्री में वो गया है, उसका जो कल्चर है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो वो ज़रूर इम्बाइब करेगा और उसकी पर्सनैलिटी में ज़रूर कुछ न कुछ
अंतर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही एवरलास्टिंग कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है हमारी समाजशास्त्र की, जिसकी वजह से व्यक्ति व्यक्ति बन पाया है। तृतीय विचारणीय प्रश्न है व्यक्ति की समाज पर निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑफ मैन अपॉन सोसाइटी। किस प्रकार व्यक्ति समाज पर निर्भर है। आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तब भी वो दूसरों पर निर्भर रहता है, पूरी तरह से निर्भर रहता है अपने आसपास, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स के ऊपर। लेकिन और जब वो इस दुनिया से जाता है व्यक्ति, तो पूरी तरह से निर्जीव रहता है, तब भी वो समाज पर निर्भर रहता है। और जो बीच का समय है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो समाज पर निर्भर नहीं रहता है, वहाँ भी वो समाज पर निर्भर रहता है। ये बात अलग है कि पूरी तरह नहीं रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज कितना महत्वपूर्ण अंश है, समाजीकरण कितनी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सोसाइटी का। उसी तरह व्यक्ति के लिए समाज की अनिवार्यता क्या है? अगर हम बात करें कि व्यक्ति के लिए समाज की अनिवार्यता की, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तब तक नहीं सुधर सकता जब तक आसपास उसके समाज ना हो। यानी समाज पूरी तरह से अपरिहार्य है। और समाज बनता किससे है? व्यक्तियों से। यानी समाज का भी अस्तित्व व्यक्तियों के बिना शून्य है। और व्यक्ति व्यक्ति तभी है जब समाज उसके आसपास अनिवार्यतः उपस्थित हो। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है समाज मनुष्य का स्वाभाविक विकास है। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का जो स्वाभाविक विकास हम देखते हैं बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, ये समाज के ही कारण है। और ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है, स्वाभाविक विकास है। उसमें हम किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं कह सकते। कोई बच्चा अगर मान लीजिए 5 वर्ष का है, तो उसकी जो भाव भंगिमा होगी, उसकी जो सोच होगी, अपने 5 वर्ष के अन्य बच्चों जैसी ही लगभग होगी। लेकिन जैसे ही जैसे वो किशोरावस्था में आता है या युवावस्था में आता है, तो उसकी जो भाव भंगिमा होगी, उसका जो सोचने का तरीका होगा, काफी हद तक अपनी उम्र के अनुसार और अपने आसपास के सामाजिक परिवेश के स्वाभाविक विकास का ही परिणाम होगा। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो समाज मनुष्य का उन्नायक है। अब ये मैंने जैसा बताया, मनुष्य का उन्नायक यानी मनुष्य अगर इस उन्नत अवस्था में आज आ चुका है, तो इसका उन्नायक होने का जो श्रेय है वो समाज को ही जाता है। जैसे आप देखिए, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ इतना ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप देखिए किस प्रकार समाज में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हाँ, हमें ये परीक्षा पास करनी है या ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर ये मान लीजिए ये लक्ष्य ना होते, वो परीक्षा नहीं होती, साथ में बाकी स्टूडेंट्स नहीं होते, तो आप प्रेरित नहीं होते। कहीं न कहीं आपको समाज में इन अदृश्य जो स्टूडेंट्स हैं, कह सकते हैं, जैसे आप जिन स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनके साथ तो आपको पता है कि हाँ, उसका लेवल क्या है, हम भी उसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिशन में अगर मान लीजिए 15-20 लाख लोग बैठे हैं, तो आप सभी को तो नहीं जानते। लेकिन वो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं जिनको आप प्रत्यक्षता नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी आपकी उन्नति में, आपको प्रेरित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और यही वो समाज है जो मनुष्य को उन्नति करने के लिए बाध्य करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसा कि ये टॉपिक है व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध, इसमें यही समझने की बात है कि हम एक दूसरे पर न केवल आश्रित हैं, बल्कि हम एक दूसरे पर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये अविभाज्य अंग है समाज का, व्यक्ति और व्यक्ति के लिए समाज। तो मनुष्य का जो आज उन्नति है वो समाज के कारण है। मनुष्य आज मनुष्य इसलिए है क्योंकि वो समाजीकरण की उस प्रक्रिया द्वारा इस अवस्था में पहुंचा है। और समाज मनुष्य का स्वाभाविक विकास है। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार मनुष्य समाज पर निर्भर होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम एक ये बात करें कि समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है कि महत्वपूर्ण दोनों हैं, लेकिन वास्तव में समस्त सामाजिक संरचना का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है उसका आधार तो व्यक्ति ही है। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं बनेगा। तो मूल आधार व्यक्ति है। जो
मेन फीचर है वो व्यक्ति है, बाद में व्यक्तियों से मिलके समाज बना है और तब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक ताना-बाना है, सामाजिकरण है और व्यक्ति को उन्नत अवस्था में लाने के लिए, योगदान देने के लिए हमारे आसपास का ये परिवेश है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपने ये सीखा कि किस प्रकार व्यक्ति एवं समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं, किस प्रकार व्यक्ति की जो प्राणी शास्त्रीय आधार है और जो सामाजिक आधार है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कहा जाए कि सामाजिक आधार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत सामाजिक आधार व्यक्ति के उन्नति के लिए एक आधार भी बनता है, मार्गदर्शक भी बनता है कि व्यक्ति किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार की उसका व्यक्तित्व होगा, कितना योगदान वो समाज को दे पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति के रूप में हमें उन्नत अवस्था में पहुंचाने का कार्य समाज करता है। लोग कहते हैं कि समाज क्या कहेगा? भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि समाज क्या कहेगा? इससे परेशान भी होता है व्यक्ति कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो समाज क्या कहेगा? गलत कर रहे हैं खास तौर पे तब। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे जो सोच है, हमारे जो क्रियाकलाप है, उस पे एक नेचुरल चेक भी लगाता है। अगर हमारे अंदर ये डर हो जाए कि समाज क्या कहेगा, तो स्वाभाविक रूप से हम कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो कहीं न कहीं ये आवश्यक भी है। बहुत ज़्यादा होने पे ज़रूर व्यक्ति का विकास रुकता है, लेकिन थोड़ा आवश्यक तो है। तो आज की कक्षा में विद्यार्थियों आपने समाज और व्यक्ति के बीच के संबंध को समझा। आगामी कक्षा में फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।